जो हमने इधर बताया ये तो हमें सिंपल से, अब इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। उस एग्जांपल को समझने से पहले ये देख लें कि एक छोटा सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जब यानी कि जब हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे। यानी कि ये स्टेशनरी चार्जेस थी, स्टेशनरी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। उन इलेक्ट्रिक फील्ड का हम असर किसी पॉइंट पी को लेट करके हम उस पर देखते थे। तो फिर हम वहाँ कूलम्स लॉ यूज़ करते थे, और कूलम लॉ में चूँकि हम इंटीग्रल का फॉर्म आती थी जो क्या हमारे एक मुश्किल का काम था, इसलिए हम उस फिर कूलम से किस में कन्वर्ट हुए, गाजेस में। यानी कि क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस थे, स्टेशनरी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम कूलम लॉ को यूज़ किया, कूलम लॉ को यूज़ करते तो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता था, तो कूलम लॉ से हम गाजेस लॉ में आए। बिल्कुल सेम इसी तरह हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखते हैं कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में अब जो मेरे पास चार्जेस हैं वो स्टेशनरी नहीं बल्कि मूवेबल हैं, कंटिन्यूस फ्लो कर रहे हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट असर हम किसी पॉइंट पीक पर दिखना चाह रहे हैं, तो अब इधर हम बायोट सवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कॉलम लॉ को यूज़ करते थे, बायोट सवर्ट लॉ में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम बायोट सवर्ट लॉ को यूज़ करते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलम्स लॉ और जो बायोट सवर्ट लॉ है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, कॉलम लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं और जो बायोट सवर्ट लॉ इसको हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो अब जब हम बायोट सवर्ट लॉ यूज़ करते हैं तो इसमें भी हमारे पास क्या आती है जी, ये दिखे ना, जब हमने ऊपर देखा था, यानी कि जो हमारे पास ये बी पार्ट में हमने देखा था बायोट सवर्ट लॉ का जो फार्मूला यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, उसमें हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म आती है। तो अब उस इंटीग्रल की वजह से भी हमारे पास क्या होता था, मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस होता है वो चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए जो इफेक्ट होता था वो भी चेंज हो रहा होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉलम लॉ से बचने के लिए हमने कौन सा यूज़ किया फार्मूला जी, गाज़ीज़ लॉ का। अब हम मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायोट सवर्ट लॉ से बचने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, एम्पियर्स लॉ। ओके, ये डिफरेंस याद रखिएगा। मैं दोबारा अगेन बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेशनरी चार्जेस, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर कॉलम्स लॉ से फिर हम गाज़ीज़ लॉ। मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या होते हैं, मूविंग चार्जेस, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड से क्या इफेक्ट देखने के लिए हम क्या जो बायोट सवर्ट लॉ, और बायोट सवर्ट लॉ से हम किस में कन्वर्ट होते हैं, एम्पियर लॉ में, अपनी आसानी के लिए। अब हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ की। अब ये देखिए हमारे पास हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, ये हमारे पास ओके, इसके इर्द गिर्द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इधर देखें, ये मेरे पास क्या है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके इर्द गिर्द क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। ओके, अब जो मेरे पास ये DL है, हम सपोज कर रहे हैं हम स्मॉल पैच DL ले रहे हैं, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर मेरे पास एंगल 0 होगा, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, तो अब ये फार्मूला हमने यूज़ किया है कि हमने बायोट सवर्ट लॉ को यूज़ नहीं किया, बल्कि हम अब इधर एम्पियर्स लॉ को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जो ये थ्योरी है ये खुद रीड कर लीजिएगा, आसान है बिल्कुल। एंगल जो होगा 0 होगा, जिस तरह ये देखें D और B में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में। तो एंगल 0 होगा तो वो cos 0 1 की इक्वल होता है, हमारे पास BDL आ जाएगा। ओके, तो अब एम्पेयर लॉ को हम जो एम्पेयर लॉ की जो इंटीग्रल फॉर्म है उसका हम यूज़ करते हैं। जब उसका हम यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो अब हम इधर 2πr यूज़ कर लेंगे। क्योंकि हम ये देखें हमारे पास ये क्या है, सर्कल की फॉर्म में है, तो हम जब भी सर्कल की फॉर्म होता है तो इधर हम क्या 2πr, इसका जो सर्कमस्टेंस होता है इसको हम यूज़ करते हैं। तो 2πr सिंपल सा हमने इसमें पुट किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये म्यू0 करंट इंक्लोज्ड। ओके, यानी कि इन अदर वर्ड हम B इज इक्वल टू म्यू0 I/2πr, ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये कि बेसिकली जो मेरे पास एम्पेयर लाता है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में बहुत बहुत मदद देता है। ओके, और ये हमारे पास बहुत अहम है। दिस इज़ द सेम रिजल्ट एज वी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग बायोट सवर्ट लॉ। यानी कि अगर जो मेरे पास ये है, जो मेरे पास ये हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इधर बायोट सवर्ट लॉ यूज़ करेंगे, उसकी वजह से जो आंस आएगा वो वहाँ सेम ही होगा।
लेकिन जब हम बायोट सर्वर लॉ यूज़ करेंगे तो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, रेडियस चेंज होता रहेगा। यानी कि ये देखें ना, अब यहाँ डी एल हो रहा है, यहाँ डी एल डी एल डी एल डी एल। अब चूँकि जो हमारे पास पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाह रहे हैं ना, यहाँ हमने पॉइंट पी को कंसिडर किया है। अब यहाँ से डी एल, सपोज का ये डी एल है, इस डी एल का यहाँ पॉइंट पी का, सपोज का यहाँ पॉइंट पी है, डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ जो हम डी एल कंसिडर कर रहे होंगे उसका इसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इससे बचने के लिए, चूँकि हम ये इधर हम इंटीग्रल यूज़ करते थे बायोट सर्वर लॉज में, तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपना टाइम बच के करने के लिए, अपना सारा यहाँ खपाने के बजाय हम क्या करते हैं, एम्पेयर लॉ यूज़ करते हैं, जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउसी लॉ यूज़ करते हैं। ओके, अब एप्लीकेशन है जिस तरह मैंने पहले बता दी, इसको आप, इसके अलावा हम कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बेसिक जो इसका पर्पज़ होता है एम्पेयर लॉ का, वो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके अलावा इसके क्या काम होता है कि इट इज़ यूज़फुल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, मोटर्स, जनरेटर्स एंड एज वेल एज ट्रांसफार्मर्स में भी ये काफ़ी मुफीद होता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ एम्पेयर लॉ इज़ दैट इट इज़ एप्लीकेबल इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें इल्म होना चाहिए। अगर हम ये ना बताएं, टीचर ना बताएं, तो फिर भी स्टूडेंट्स के दिलों में, दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जो एम्पेयर्स लॉ होता है वो सिर्फ वहाँ यूज़ होता है जहाँ जो चार्जेस हों मूवेबल हों। मूवेबल होने का मतलब क्या है कि वहाँ जो कंटिन्यूस फ्लो हो रही हो चार्जेस की, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस होने का मतलब क्या है कि वहाँ करंट क्रिएट हो रही हो, करंट प्रोड्यूस हो रही हो, तब भी हम एम्पेयर लॉ यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स में। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउसी लॉ जब हम यूज़ करेंगे वहाँ चार्जेस का स्टेशनरी साकन होना लाजमी है। एंड इज़ वैलिड वाज स्टेडी करंट, जिस तरह मैंने अभी बता दिया कि अगर चार्जेस मूवेबल हैं तो उसकी वजह से स्टेडी करंट क्रिएट होती है, जिसको हम सिंपल करंट का नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, यानी कि वही बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज ना हो रही हो टाइम के लिहाज से, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। तो अब जो मेरे पास एम्पेयर लॉ है, ये हमारे पास एक्चुअली फर्स्ट स्लाइड में आना चाहिए था इसको, अब इसको भी देख लें। तो यही आज का हमारा था, इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद